भारतीय संविधान के संबंध में पूर्व क्लास में आपको बताए थे। आज पुनः भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में आपको बताएंगे। तो भारतीय संविधान की पहला विशेषता है संघवाद। संघवाद, तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि संघवाद क्या है। संघवाद क्या है? संघ तो सब लोग जानते होंगे कि संघ कहा जाता है केंद्र सरकार को। संघ कहा जाता है केंद्र सरकार को। संघीय शासन प्रणाली यानी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित देश। तो संघवाद में क्या होता है कि शक्तियों का बंटवारा रहता है। संघवाद में क्या है? शक्तियों का बंटवारा रहता है। वह बंटवारा का है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत स्तरीय जो निकाय होती हैं, जो संस्था होती हैं, इनमें स्पष्ट रूप से शक्तियों का बंटवारा किया हुआ रहता है। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, केंद्र सरकार की शक्तियों का वर्णन किया गया है, राज्य सरकार की शक्तियों का वर्णन किया गया है और पंचायत स्तरीय जो निकाय हैं, संस्था हैं, उसके भी शक्तियों का वर्णन किया गया है। और प्रत्येक को अपने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है। अपने क्षेत्र से, अपने दायरे से कोई भी अगर आगे बढ़ के कार्य करता है तो वह कानूनी रूप से दोषी माना जाता है। इसके लिए भारतीय संविधान में 3 सूची बना दिया गया है। इसके लिए भारतीय संविधान में क्या है? 3 सूची बनाया गया है। सूची का अर्थ तो जानते हैं कि लिस्ट, LIST, लिस्ट, सूची। एक होता है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची का अर्थ होता है यानी किस मद पर केंद्र सरकार को कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। कौन कौन सा देश का जो संस्था है वो केंद्र सरकार के अधीन में है, कौन कौन सी संस्था का आय जो है केंद्र सरकार के खजाने में जाएगा, ये सारा जो है संघ सूची में वर्णन किया गया है। दूसरा सूची है राज्य सूची। राज्य सूची जैसे भारत में 28 या 29 जो राज्य हैं, वो प्रत्येक राज्य को भी कुछ अधिकार प्रदान किया गया है भारतीय संविधान के द्वारा और उसके अंतर्गत ही कार्य करना पड़ता है। जैसे उसी से आय प्राप्त होता है, उसके अंतर्गत कार्य करना पड़ता है। तो यह है राज्य सूची। राज्य का जो अधिकार मिला हुआ है उसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, राज्य अपने इच्छा अनुसार का। ये ठीक इसी प्रकार के पंचायत स्तरीय जो निकाय हैं, संस्था हैं, उसको भी कुछ भारतीय संविधान के द्वारा लिखित रूप में अधिकार प्रदान किया गया है। समवर्ती सूची एक ऐसा सूची हुए जिस पर केंद्र और राज्य दोनों को कार्य करने का अधिकार प्रदान किया गया है। केंद्र सूची को भी और राज्य को भी अधिकार प्राप्त है। जैसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए, शिक्षा का डेवलपमेंट करने के लिए राज्य सरकार भी इसके संबंध में अपने यहाँ नियम कानून बना सकती है और केंद्र सरकार को भी शिक्षा के संबंध में नियम कानून बनाने का अधिकार। लेकिन अंतर है कि राज्य सरकार जो नियम कानून बनाती है वो केवल अपने राज्य में ही लागू होता है और केंद्र के द्वारा बनाया हुआ जो नियम कानून होता है पूरे भारतवर्ष में लागू होता है। जैसे आपने लोगों को उत्थान और विकास के उद्देश्य से, जैसे बिहार में शराबबंदी कानून पारित किया गया है, तो केवल बिहार में ही कानून बंद है, शराब बंद है, पूरे भारत में नहीं। लेकिन अगर यही कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता
तो पूरे भारतवर्ष में शराब बंद हो जाता। तो इस प्रकार से अधिकार का पेशीकरण किया गया है, बंटवारा किया गया है संघवाद में। यह भारतीय संविधान की एक संसदीय शासन पद्धति, संसदीय शासन पद्धति। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि संसदीय शासन पद्धति क्या है। संसदीय शासन ऐसे केंद्र सरकार, क्योंकि भारत एक विशाल देश है और विशाल देश जहाँ भी होता है क्योंकि एक ही व्यक्ति या एक ही के जिम्मे अगर पूरा व्यवस्था दे दिया जाए तो जनता का सही रूप से सेवा नहीं हो पाएगा। क्योंकि भारत विशाल देश है और इस विशाल देश में अगर केवल केंद्र सरकार के अधीन में पूरा 29 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो जनता को जितना अधिक सेवा चाहिए उतना अधिक सेवा नहीं हो पाएगा। इसलिए राज्य पर विभाजन कर दिया गया है, राज्य से जिला में विभाजन कर दिया गया है, जिला से पंचायत में विभाजन कर दिया गया है। इस प्रकार से विभाजन करके किया गया है ताकि अधिक से अधिक लाभ, अधिक से अधिक सेवा जनता तक पहुंच सके। तो संसदीय शासन पद्धति अपनाया गया है, लेकिन किसी भी विषय पर, किसी भी मुद्दे पर सर्वोच्च अधिकार जो है वो केंद्र सरकार का होता है। किसी भी, इसलिए इस सार्वभौम शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। राज्य सरकार, पंचायत स्तर की जो सरकार होती है वो केंद्र सरकार के अधीनस्थ संस्था है, केंद्र सरकार के अधीनस्थ संस्था है। यह कोई भी कार्य जो है अपने इच्छा अनुसार अपने मनमानी ढंग से नहीं कर सकता है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि बिहार एक राज्य है, बिहार एक राज्य है, हम भारत एक राज्य कहते हैं, क्योंकि जो सबसे राज्य कहलाने के लिए कुछ शर्त चाहिए। वो शर्त क्या है भाई? एक निश्चित जनसंख्या का होना, अपनी सेना होना, अपनी संपत्ति होना, अपना सीमा होना, ये सारा तो राज्य के पास है, प्रत्येक राज्य के पास। लेकिन एक सार्वभौम सत्ता, सार्वभौम शक्ति जो है वह क्या है? अपने इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार यह किसी भी राज्य सरकार के पास नहीं है। जैसे पाकिस्तान से युद्ध करना है, चाइना से युद्ध करना है, तो बिहार के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यह निर्णय नहीं ले पाएंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री को अगर मन होगा कि हम अमेरिका जाए, रूस जाए, तो अपने इच्छा अनुसार अमेरिका और रूस नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इन सार्वभौम जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास है। और केंद्र सरकार यदि आदेश देगा राज्य के मुख्यमंत्री को, तभी वो किसी भी देश में या विदेश जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में पूर्व में नेपाल में जब भूकंप हुआ था तो उस भूकंप में बहुत सा राहत कोष वहाँ विश्व के देशों से आया था, भारत से भी गया था। उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहे थे कि हम नेपाल जाएं, लेकिन केंद्र सरकार जाने से रोक लगा दिया, तो बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हुए भी नीतीश कुमार नेपाल नहीं गए। लेकिन अगर यही केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री को अगर मन है कि हम रूस अमेरिका दौरे करें, तो बिहार के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आदेश लेने का जरूरत नहीं है। वह अपनी इच्छा अनुसार, अपनी कमेटी के सहमति से वह कहीं भी जा सकते हैं। यानी यह संसदीय शासन पद्धति है। अधिक व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, अधिक से अधिक लोगों का सेवा के उद्देश्य से इस प्रकार का बंटवारा किया गया है। लेकिन सार्वभौम शक्ति जो है वो केंद्र सरकार के पास निहित होता है। तो ये आपका संसदीय शासन प्रणाली है। शक्तियों का बंटवारा है भारतीय संविधान की एक विशेषता है। यानी केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और पंचायत स्तरीय जो निकाय है उसको अपना अपना लिखित रूप में अधिकार प्रदान किया गया है और उस अधिकार के अंतर्गत, उस सीमा के अंतर्गत वह कार्य कर सकता है।
कार्य कर सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं लगा सकता है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है, बांट दिया गया है। मौलिक अधिकार। अब भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है, मौलिक अधिकार को जोड़ा गया है और मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का आत्मा भी मौलिक अधिकार को कहा जाता है। आत्मा इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर से आत्मा निकल जाने पर एक बेटी के शरीर का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से अगर भारतीय संविधान से अगर मौलिक अधिकार को हटा दिया जाए तो भारतीय संविधान का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो मौलिक अधिकार क्या है भाई? मौलिक अधिकार हम वैसे अधिकारों को कहते हैं जिसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। और जैसे भोजन, वस्त्र और आवास। भोजन, वस्त्र और आवास यानी भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। आवास के बिना अगर नहीं रहने पर जंगली जंतुओं, जंगली जीव जंतुओं से खतरा बना हुआ रहता है। भोजन, वस्त्र, कपड़ा अगर है नहीं है, जाड़ा गर्मी बरसात में तो मौसम के प्रभाव से क्या है, व्यक्ति का कभी भी मौत हो सकता है। तो इस प्रकार से ये मौलिक अधिकार में चर्चा किया गया है कि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो इस हो गया, ले लीजिए। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। मौलिक अधिकार के बिना जो है कि कोई भी चाहे कितना भी पिछड़ा हुआ व्यक्ति क्यों न हो, उसको जीवन जीने के लिए भोजन बहुत जरूरी है, कपड़ा जरूरी है, मकान जरूरी। और इसी कानून जो बना हुआ है भारतीय संविधान में, इसी कानून के तहत सबसे दबे हुए व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए सरकार के द्वारा, सरकारी दुकान के द्वारा राशन जो है कम कीमत में दिया जाता है। जाड़े गर्मी के मौसम में उसे वस्त्र दिया जाता है। पुनः आवास, इंदिरा आवास के तहत वैसे व्यक्तियों को जो जिनके पास मकान नहीं है, आवास भी दिया जाता है। ये भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है, उस अधिकार के तहत यह सारा जो है दिया जाता है। तो ये भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, मौलिक अधिकार। और इस अधिकार को हटा दिया जाए तो व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। अगला है धर्म। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है भारत का जो संविधान बनाया गया है, नियम कानून जो बनाया गया है, धर्म से कुछ लेना देना नहीं है।
किसी भी धर्म को भारतीय संविधान अपना गोद नहीं लिया है, किसी को अपनाया नहीं है। राज्य को धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। राज्य के दृष्टिकोण में सभी धर्म एक बराबर है और सभी धर्मों का हित ख्याल रखता है, सभी धर्मों का सुरक्षा का बात करता है। तो ये भारतीय संविधान की विशेषता है। अगर एक धार्मिक देश भारत रहता तो इससे क्या है, अनेक प्रकार के विवाद भी उत्पन्न हो सकते थे। HW होमवर्क घर में से इसको बनाना है और याद करना है। संक्षिप्त रूप में वर्णन करें। आगे है संघवाद क्या है। अब आगे भारतीय संविधान चैप्टर 3 आपका समाप्त हो गया। जितना भी HW होमवर्क है इसको घर में फेयर के कॉपी पर लिखना है और पुनः याद करना है और पहले भी जो लिखाया है सबको याद कर लेना है। और इसके बाद अब अगले दिन और अगला चैप्टर।